मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस का माइनर का जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। मतलब कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसमें अपन यूनिट फर्स्ट को रिवाइज करेंगे, यूनिट सेकंड को रिवाइज करेंगे, यूनिट थर्ड को रिवाइज करेंगे, यूनिट फोर को रिवाइज करेंगे। चारों के चारों जो यूनिट है उनको अपन रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। और साथ के साथ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अन्य वीडियो प्लेलिस्ट का जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। साथ के साथ अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। पहला है, कार्मिक प्रशासन की परिभाषा दीजिए तथा इसके स्वरूप, क्षेत्र एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आपके सामने जो कार्मिक जो प्रशासन होता है उसकी परिभाषा के बारे में बताना है तथा इसके स्वरूप, क्षेत्र एवं महत्व को स्पष्ट करना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला कार्मिक प्रशासन क्या होता है। एक पारंपरिक अवधारणा है जो किसी संगठन के भीतर कर्मचारियों में प्रबंधन से संबंधित होती है। तो क्या होती है कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कोई भी संगठन होता है ना, उसके भीतर जो कर्मचारी होते हैं उनके बीच में जो प्रबंधन के रूप में कार्य करें। जैसे थारी स्कूल है, कॉलेज है, एक अंदर के जो प्रिंसिपल सरी, बस सारा का सारा जो स्कूल का टीचर है, उन सब ने क्या करी, प्रोफेसर ने प्रबंधन करने को कार्य करें, उनके अलावा है। ये ऐसी प्रक्रिया होती है जो जिस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की वृद्धि, परीक्षण व विकास व वेतन संबंधित कार्यों पर नियंत्रित करती है। तो यह क्या प्रक्रिया है, या पूरी प्रक्रिया है जिन कर्मचारियों की जो भर्ती होगी, जो उनको परीक्षण होगा, विकास होगा और वेतन संबंधित जो भी चीज हुई, उन सब चीजों पर नियंत्रित करके नियंत्रण कर उनको कार्य करे। तो यही है, इसमें क्या होता है, सारे जो कर्मचारी होते हैं भाई, जो प्रोफेसर लागे हैं उनको जो भर्ती की साबू करी गई, उन्हें फिर ट्रेनिंग दी गई कि भाई पढ़ानो कहें चाहे मान ट्रेनिंग तो पहले ही हो जाए, बीएड वगैरह, बीपीएड वगैरह जो एमएड करेड आ रही है या बीएड करेड आ रही है उनके अंदर, तथा उनके वेतन संबंधित कि भाई उन्हें कया कया जो वेतन है कितो कितो देना चाहिए, वह सारा काम एक अंतर्गत आवा है। यह प्रशासन का एक कार्यात्मक क्षेत्र होता है जो कर्मचारियों के उपकरण के रूप में देखता है। तो ये पूरा को पूरा एक यहाँ की प्रणाली हुआ है जिसके अंदर क्यों है, जो सारा का सारा कर्मचारी के मिलजुल के एक साथ एक अंदर कार्य करे हैं, जिसका उद्देश्य नियमों और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से संगठन की दक्षताओं को बनाए रखना है। तो यही है जहाँ थारा प्रोफेसर सर, जो प्रिंसिपल सर है, सारा जो प्रोफेसर है उन पर क्या कंट्रोल करके रखें कि भाई थाने एक इतनी देर तक क्लास लेनी है, इतनी देर तक प्रैक्टिकल कराना है ना, एक क्लास में यो टीचर जागो, एक क्लास में यो टीचर जागो। तो यही है कि जो अलग अलग जो नियम बनाए जाते हैं, जो प्रक्रिया बनाई जाती हैं, इससे क्या होता है, संगठन की जो दक्षता होती है उसको बनाए रखने में ये कामयाब होती है ये सब चीजें। नेचर की बात करें, कार्मिक प्रशासन का जो स्वरूप मुख्य रूप से नियम आधारित रहता है। तो आपका जो कार्मिक प्रशासन होता है, जो कार्मिक प्रशासन होता है, इसमें क्या होती है, सारी चीजें किस पे आधारित होती हैं, आपके सामने नियम पे आधारित होती हैं, रूल रेगुलेशन के आधार पर होती हैं, तथा प्रोसेस ओरिएंटेड भी रहती हैं, प्रक्रिया आधारित भी रहती हैं, प्रक्रिया उन्मुख भी रहती हैं, मतलब प्रक्रिया के आधार पर भी चीजें चलती रहती हैं। यह कर्मचारी को एक स्थिर संसाधन मानता है। ये कर्मचारी को क्या मानता है कि भाई कर्मचारी होते हैं वो क्या हमारे संसाधन के रूप में होते हैं। संसाधन मतलब अपने के लिए काम करके देगा, तो अपने क्या होगा, अपना उस चीज से फायदा होगा, वह अपने के लिए एक संसाधन है। संगठन के नियमों के अनुसार कार्य करना होता है। तो थाने भी बेरोजगारी का नियम बना दिया कंपनी वाला, भाई कर्मचारी काम करेगा, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल सर कोई नियम में बदलाव कर दियो तो भाई उन्हें मानना पड़ेगा कि मोबाइल को लेके जा उसको कॉलेज में पढ़ाता समय, तो ये सब नियम मानने पड़ेंगे उनको। तो यही होता है कि वो संगठन के नियमों के अनुसार कार्य करना होता है। इसमें कर्मचारियों को सिर्फ एक पद के रूप में जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, कर्मचारी को एक पद के रूप में, भाई को मैथ को टीचर है तो मैथ को टीचर है, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल सर ही, जो पियोन है वो पियोन के रूप में कार्य कराए। तो कोई भी व्यक्ति होता है, कर्मचारी होता है, उसको किस रूप में देखा जाता है, पद के रूप में देखा जाता है, न कि व्यक्ति के रूप में। तो उसकी पहचान उसके पद के रूप में होती है। अब तेतारा गुरुजन के नाम जानो, नाम हो जाता मैथ वाला टीचर, केमिस्ट्री वाला टीचर, है ना, हिस्ट्री वाला टीचर, तो उनको इस रूप में उनकी छवि ज्यादा बन जाती है, पद के रूप में ज्यादा छवि बन जाती है। समझ में आ गया आपको। इसका ध्यान मुख्य रूप से संगठन के अनुशासन, रिकॉर्ड व रख रखाव और नियमों की सख्ती से पालन पे होता है। तो इसका जो ध्यान होता है वो क्या होता है, मुख्य रूप से संगठन में होता है, उसमें अनुशासन कि भाई डिसिप्लिन क्या रखना चाहिए, जो इसके अंदर रिकॉर्ड में कहीं रख रखाव रखना चाहिए हर चीज को। भाई अगर कॉपी जांच करी है सारी तो नंबर कितना आया ही, हर सब चीजों को
अकेडमिक थारा रिकॉर्ड है, इन सब चीज़ें रखना, तो हम सब चीज़ों को क्या ध्यान रखो जा सकती है। ये एक प्रतीकात्मक रिएक्टिव दृष्टिकोण अपनाता है, जहां समस्याएं सामने आने पर वो उसका समाधान देता है। तो किस रूप में काम करता है? एक रिएक्टिव प्रोसेस के रूप में काम करता है। कोई भी समस्या सामने आ गई तो को समाधान वो करके देगा था। स्कोप की बात करें, क्षेत्र की बात करें, भर्ती और चयन करना, संगठन की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती और चयन की जाती है। तो इसमें क्या होती है, इस पूरी प्रक्रिया में जय जय जरूरत है वो हिसाब से क्या, जितना भी जो कर्मचारी की जो जरूरत है उनको क्या कर लिया जाए, उनको चयन कर लिया जाए। अगला पॉइंट है परीक्षण और विकास करना। कर्मचारी को उनके कार्यों की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रदान किया जाता है। तो भाई मान ले कोई कर्मचारी है जिन नॉलेज को नहीं, अब कोई कंपनी ले लो, कोई लोहे की कंपनी है, तो उसमें उनमें लोगों को क्या परीक्षण दिया जाता है कि वो उससे संबंधित चीजों को सीखे। तो यही है, लोगों को क्या किया जाता है, परीक्षण और विकास भी दिया जाता है। वेतन और लाभ, कर्मचारियों को वेतन भत्ते व अन्य लाभ भी देना होता है। तो कर्मचारी के अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग प्रकार के वेतन प्रदान किए जाते हैं, भत्ते व अन्य लाभ भी दिए जाते हैं, ताकि वो क्या हो सके, अच्छे से कार्य कर सके। अगले वाला पॉइंट है कर्मचारियों का कल्याण करना। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। तो इस सारी प्रक्रिया के अंदर क्या किया जाता है, जो कर्मचारी होते हैं उनके जो स्वास्थ्य का और उनके सुरक्षा का भी इसके अंदर पूरी प्रक्रिया के अंदर ध्यान रखा जाता है। अगले वाला पॉइंट है रिकॉर्ड का रख रखाव करना। कर्मचारियों से संबंधित सभी जानकारी व रिकॉर्ड को बनाए रखा जाता है। तो जो कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी होती है उनके रिकॉर्ड को भी रखा जाता है कि भाई कर्मचारी कौन सा पद पे है, वो के काम करे है, के उन्हें काम करना चाहिए, हर सब चीज़ों की जानकारी के अंदर रहा है। इंपॉर्टेंस की बात करें आपके सामने, पहला है इंप्रूविंग एफिशिएंसी। यह सुनिश्चित करता है कि संगठन में सही व्यक्ति सही जगह पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दक्षता बढ़ती है, इस चीज से क्या फायदा होता है कि संगठन में सही व्यक्ति है वो सही जगह पे जाए। मान लिया कोई प्रिंसिपल सर नहीं, वो प्रिंसिपल सर को काम करी, है ना, जो फिजिकल के टीचर हैं जो आपको फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, या एनसीसी के टीचर वो एनसीसी का कार्य करते हैं, स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स का, साइंस की फैकल्टी साइंस का कार्य करती है। तो यही है, सभी संगठन में अगर अपना अपना कार्य करेंगे और अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो इससे क्या होता है, जो संगठन होता है उस वो क्या, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी दक्षता वो और मजबूत होती है। अगले वाला पॉइंट है नियमों का पालन करना। यह संगठन को सभी कानून और सरकारी नियमों को पालन करने में मदद करता है। तो ये किस चीज में मदद करता है आपको, संगठन को सभी कानून और सरकारी नियमों को पालन करने में मदद करता है। ये मदद करता है कि जो संगठन होते हैं उसमें जो जो कानून है, और ये संगठन में सभी रूप से कर्मचारी कैसे कार्य करते हैं, कानूनी व सरकारी नियमों का पालन करने का कार्य करते हैं। अगले वाला क्या है, कर्मचारियों की संतुष्टि। उचित वेतन और लाभ देकर ये कर्मचारियों को संतुष्ट रहते हैं। भाई कोई कर्मचारी है उनको काम का हिसाब पिसों मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, टाइम टू टाइम वेतन मिल रहा है, तो कर्मचारी भी खुश रहो, थारी कंपनी भी बढ़िया चलेगी और सारा का सारा काम है वे भी टाइम से हो जाएगा। तो यही है, उचित वेतन देकर और लाभ देकर कर्मचारियों को क्या किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है, ताकि वो और अच्छे से जो आपका कार्य है उसको करते रहे। अगले वाला पॉइंट है स्थिरता बनाए रखना। यह संगठन में अनुशासन व स्थिरता बनाए रखता है, जिससे काम सुचारू रूप से चलता रहता है। तो क्या कार्य होता है, संगठन में जो अनुशासन को बनाए रखना, अनुशासन और स्थिरता से बनाई रखी जाती है, ताकि क्या होता है, जो काम है वो अच्छे से सुचारू रूप ढंग से चलता रहे। हालांकि आधुनिक युग में कार्मिक प्रशासन की जगह मानव संसाधन एचआरएम में ले लिए। तो पहले आज के समय क्या है, आजकल मानव प्रबंधन ज्यादा होता है, इंसान उन सब चीजों का ज्यादा ध्यान में रखते हैं। क्यों, एचआरएम में वो अधिक रणनीतिक व कर्मचारी केंद्रित रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि जो ह्यूमन जो मैनेजमेंट होता है, इसमें क्या रहता है, जो लोग हैं वो ज्यादा ध्यान रखते हैं, और इसमें क्या कर्मचारी केंद्रित चीजें ज्यादा होती हैं। अगले वाला पॉइंट है भारत में सिविल सेवाओं के विकास एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो भारत में जो सिविल सेवाएं होती हैं उनमें कैसे विकास होता है, इसके महत्व को आपको बताना है। भारत में सिविल सेवाओं का इतिहास बहुत पुराना है, और इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं, ब्रिटिश काल से जुड़ी हुई हैं। तो यही है कि भारत में जो सिविल सेवाएं होती हैं ये क्या होती हैं, इनका इतिहास है वो बहुत ज्यादा पुराना है, और ये ब्रिटिश काल से इसकी जो जड़ें वो जुड़ी है। मतलब जब अंग्रेज भारत में राज किया करते हैं ना, जब क्या कर, तो आपका सामने जो सिविल सर्विस जो आईएएस अधिकारी की जो नियुक्ति है वह होया करती, जो कलेक्टर पन्ने भी होया करता। समझ में आ गया आपको, कौन थे वो पहले कलेक्टर थे, उनका नाम बताना मुझे, जो भारत में जिन्होंने सबसे पहले इस परीक्षा को पास किया था, भारतीय व्यक्ति।
जब वॉरेन हेस्टिंग ने अनुबंध सेवा कन्वेंटेड सेवाओं सर्विसेज की शुरुआत की थी, हालांकि भारतीय सिविल सेवाओं के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो सबसे पहले इनका नाम सिविल सर्विसेज नहीं होकर क्या था, अनुबंध सेवाओं के रूप में जाना जाता था, कॉन्वीनियंटेड सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। और ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई थी। कौन से अधिकारी के द्वारा ये सब चीजें शुरू की गई थी, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई थी। और इनको किस नाम से जाना जाता था, अनुबंध सेवाओं के नाम से जाना जाता था। हालांकि भारतीय सिविल सेवाओं के जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इनको भारतीय सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने सेवाओं को एक संगठित व पेशेवर रूप दिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले जितनी भी सिविल सेवाएं हैं इनको क्या एक संगठित मतलब एक जगह करके और पेशेवर ढंग से क्या लागू करने का कार्य किया था। तो सबसे पहले जो आपके सामने जो सिविल सेवाएं हैं इसको संगठित व पेशेवर ढंग से लागू करने का कार्य किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ब्रिटिश काल की बात करें, भारत ब्रिटिश सरकार में सिविल सेवाओं को भारतीय राजस्व व प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण के रूप में विकसित किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार में जो सिविल सेवाएं होती थी इसमें भारतीय राजस्व व प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए मतलब जो भारत पे जो लोग थे, भारत में जो लोग हुआ करते थे उनको नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले इन सेवाओं की शुरुआत की गई थी। कैसे इनको एक उपकरण के रूप में विकसित किया गया, भाई क्या करता, बड़ा बड़ा अधिकारी बैठा दिया करता जिला स्तर पर, क्या कराया करता, नीचे जितनों भी कर हो, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था होगी, कोई भी कानूनिक व्यवस्था की, उन्हें क्या है कंट्रोल कर उनको काम कराया करता। और ये अधिकारी डायरेक्ट किन रिपोर्ट कराया करता, आपका सामने ब्रिटेन का जो बड़ा अधिकारी होया करता, गवर्नर होगा, और नीचे का जो पद है करता उन्हें कराया करता। तो इससे क्या हो, अंग्रेजों को वैसे तो गवर्नर होया करता उनको नीचे तक थोड़ी कोई गांव का व्यक्ति से वो जुड़ाव को नहीं उसको, लेकिन ये जो छोटा छोटा स्तर का जो अधिकारी बना दिया था हनको के जुड़ाव हम सब लोग आता है रिया करता। यह सिर्फ ब्रिटिश अधिकारी शामिल नहीं होते थे। तो इस व्यवस्था में क्या जो सिविल सर्विसेज होती थी उस समय अंग्रेजों के समय, इसमें सिर्फ ब्रिटिश अधिकारी नहीं हुआ करते थे। 1853 के बाद में परीक्षाओं के माध्यम से भारतीयों को भी सिविल सेवाओं में डालने लगे थे। तो 1853 में क्या हुई, जो सिविल से जो परीक्षाएं करवानी शुरू कर दी, जिसमें क्या भारतीय लोगों को भी सिविल सेवाओं में इन्होंने डालना शुरू कर दिया। तो 1853 के बाद से क्या होना शुरू हो गया, भारतीय लोग हैं उनको भी सिविल सेवाओं में जो मौका मिलना शुरू हो गया था। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। तो जैसे ही स्वतंत्रता मिली भारत को, उसके बाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो सिविल सर्विसेज हैं, जो आईएएस की जो पोस्ट होती है, इनको क्या कहा था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ समझो स्टील का मजबूत हुआ ना एकदम, और कोई भी उद्योग होगा वो कोई रीढ़ की हड्डी हो स्टील, अये कहोगे तो एक रीढ़ की हड्डी मान लो, एक भारतीय जो व्यवस्था है गवर्नेंस की, कार्य प्रणाली की, उसमें जो आईएएस है वो क्या होते हैं, स्टील फ्रेम के रूप में जाना जाता था। उनको मानना था ये सेवाएं एक मजबूत व एकीकृत भाव की भारत की नींव रखेंगी। तो उनका यही मानना था कि ये जो सेवाएं हैं ये क्या करती हैं, भारत के अंदर जो एक भारत को एक करने का कार्य करेंगी और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक होंगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की स्थापना की। तो इसमें अनुच्छेद जो 312 था, इसमें क्या अखिल भारतीय सेवाएं थी, इसमें आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी व आईएफएस अधिकारी होते हैं, इनकी स्थापना की गई, जिनका केंद्र व राज्यों में एक मजबूत कड़ी। तो आईएएस क्या होता है, आपको जो राज्य स्तर पे प्रशासनिक व्यवस्था को देखता है, आईपीएस होता है वो पुलिस से संबंधित व्यवस्थाओं को देखता है, और आईएफएस होते हैं ये जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो काम करने का, व्यवस्थाओं को संभालने का कार्य होता है। समझ, जनप्रतिनिधि के रूप में जाते हैं आपके सामने विदेशों में, एम्बेसडर जिनको बोला जाता है। तो यही है, इनका उद्देश्य ये था केंद्र और राज्यों के बीच में मजबूत कड़ी। तो पहले क्या हुआ करता था, अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेज के अधिकारियों का नीचे के गांव के लोग हो गए या फिर राज्य के लोग हो गए, उनसे जुड़ा होने का अधिकारी कौन करते थे, सिविल सेवा। अब वो अंग्रेज रहे नहीं, तो अब क्या जिला स्तर पे जो मुख्यमंत्री हो गया और जनप्रतिनिधि हो गया, केंद्र स्तर की कोई परियोजनाएं होगी, उनसे डायरेक्ट रूप से आपके सामने जो सिविल सेवाएं हो गई, जो ये अधिकारी हैं, इनका जुड़ाव रहता है। अगले वाला पॉइंट है सिविल सेवाओं का महत्व। सिविल सेवाएं किसी भी लोकतंत्र की सफलताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो सिविल सेवाएं होती हैं, आईएएस की जो पोस्ट होती हैं, क्या क्या होती हैं, कोई भी लोकतंत्र होती है उसकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कि कोई भी जो लोकतंत्र हो गया उसमें सफल होने के लिए आईएएस जो सिविल सेवाएं हैं, इस प्रकार की जो प्रशासनिक प्रणालियां हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इससे क्या होता है, जो पूरा प्रशासनिक दृष्टिकोण से मजबूत होती है चीजें। इनका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो इनको कैसे समझ सकते हैं अपन,
पहला, नीति क्रियान्वयन के रूप में काम करना। सिविल सेवक सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करती है। तो जो सिविल सेवक होते हैं ना, जो सिविल सेवक होते हैं, यह क्या करते हैं, सरकार के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो नीतियां बनाई जाती हैं, जहां मान लो कि कोई भी योजना बना दी, आयुष्मान भारत योजना है, तो इसका लागू करने का कार्य किसका है भाई? निर्माण कौन करती है? संसद निर्माण करती है। समझ में आ गई नीति। अब उसको लागू करने का कार्य ऐसे थोड़ी है कि भाई संसद में बैठे जनप्रतिनिधि, संसद में बैठे जो आपके सामने एमएलए एमपी हैं, जो आपके विधायी पालिका में है या फिर संसद में, क्या वो आकर इन नियमों को लागू करेंगे? नहीं करेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना है तो 5-5 किलो अनाज भाई थोड़ी बांटेगा था संसद, कौन बांटेगा ना, तो कौन उनको लागू करेगा? उनके नीचे अधिकारी होते हैं। तो सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो लागू करते हैं। भाई डीलर बुलाएंगा या फिर जो ऐप से एक अधिकारियों को बुलाएंगे, सुचारू रूप से चालू करेंगे, ऐप से आड़ा डीलर बुलाएंगा, तो ये सारी व्यवस्था है वो चलती है। तो यही होता है, जो नीतियां बनती हैं ये सरकार, सिविल सेवक क्या होते हैं, जो नीतियां होती हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य करते हैं। तो जो भी नियम कानून बनाएगा, जो भी नीतियों को निर्माण करेगा, बस जमीनी स्तर पर लागू उसकी इकले के करे जाए, सिविल सेवकों को यही काम हुआ है। प्रशासनिक स्थिरता, सरकार बदलने के बावजूद सिविल सेवक अपने पद पर बने रहते हैं। तो सरकार बदलती रहती है, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन सिविक सेवक सरकारी नौकरी भाई बन के तो हमेशा क्या रहेगी, नौकरी हमेशा से बनती रहेगी, चलती रहती है। तो जो राजनीतिक रूप से बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन प्रशासनिक रूप से क्या है, आपके सामने बदलाव नहीं होता है। इसलिए क्या प्रशासन होता है उसमें स्थिरता देखने को मिलती है। भाई चाहे मुख्यमंत्री तो बदल गो, लेकिन कलेक्टर बदल जाए, लेकिन पद तो कौन बदला ना। तो यही आप तो जब दे आके अपने पटवारी ने पकड़ लिया, ग्राम सेवक ने पकड़ लिया कि भाई साहब मारो काम को नहीं हो, जाके मिल लिया उन्होंने। अब मुख्यमंत्री तक तो अपनी पहुंच को नहीं, लेकिन पटवारी ग्राम सेवक तक तो है ना, वो आगे जाके कलेक्टर ने बताओ समस्या, वो कलेक्टर आगे जाके संसद में या फिर मान लो कि वो अपना बड़ा अधिकारी ने बताओ। तो यही है कि आपको जो प्रशासनिक स्थिरता प्रदान भी होती है इस चीज से, क्योंकि लगातार ये पद हैं वो बने रहते हैं। कानून और व्यवस्थाएं, भारतीय पुलिस व्यवस्थाएं के अधिकारी देश को कानून और व्यवस्था को बनाने का भी काम करते हैं। तो आईपीएस जैसी पोस्ट होती है इंडियन पुलिस सर्विसेज से संबंधित, तो इसमें क्या होता है आपके सामने, ये कानून व्यवस्थाओं को लागू करने का भी कार्य करती है। भाई पुलिस का नीचा और सीओ हो गया आपके सामने, एसएचओ हो गया, ये सब पोस्ट होती हैं। जो एक आईपीएस क्या करता है, पूरे जिले के नीचे जितने भी पुलिस अधिकार से संबंधित जितने भी पद होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है। अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो गई उसको अपने नीचे लेकर उस पर कार्रवाई कर सकता है। समझ में आ गया? तो कानून और व्यवस्था लागू करने का भी काम इन पदों का होता है। अगला है जनता के प्रति जवाबदेही। सिविल सेवक जनता की समस्याओं को हल करना और उनकी शिकायतों को दूर करने का कार्य होता है। तो कोई भी इंसान सिविल सेवक बनता है तो उसका कार्य क्या होता है, वो जनता के प्रति वफादार रहने का कार्य होता है कि भाई जनता की कोई समस्या ही उनको समाधान उन करना पड़े। समझ में? उनकी शिकायतों को दूर करने का उसका प्रथम कार्य होता है। तो उसका प्रथम कार्य यही होता है कि वो उस जो जनता होती है उसको सेवा करना है, जनता है उसकी जो समस्याओं का समाधान उसको करना, उसका यही कार्य है। अगला क्या है, विकास का इंजन। सिविल सेवाएं विकास परियोजनाओं को लागू करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। तो यही है, सिविल सेवाओं के जो विकास परियोजनाएं होती हैं उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, आपके सामने जो सिविल सेवक होते हैं उनका कार्य होता है। परामर्श व विशेषज्ञता, सिविल सेवक अपने अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर सरकार के नीति निर्माण की सलाह देते हैं। तो क्या करते हैं आपके सामने जो सिविल सेवक होते हैं, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, ये अपने अनुभव व विशेषज्ञता के आधार पर जो सरकार में, अब मान लो जो नेता बनते हैं आपके सामने, मुख्यमंत्री हो गया आपके सामने, और जो जो मंत्री हो गए, स्वास्थ्य मंत्री, तब स्वास्थ्य मंत्री है भाई, उनसे ही पूछो तो आप खुद को स्वास्थ्य कौन संभाली जा रहे हो, वजह है कई बार मान लो यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री भी बन जाए, शिक्षा मंत्री ने खुद न खुद बेरों की शिक्षा की वो खुद बारी पास है, गणाई बन जाए यहाँ का शिक्षा मंत्री, गणाई राज्य में होगा भी आज के टाइम में, है ना। और मान ली बन रहा भी ही तो कई है कहीं जन की डिग्रिया को या तो पतो को नहीं की कठे की बस यही गलतियों भी कौन बेरो रखा बार, है ना। तो यही है, तो उनको तो थोड़ी पता है शिक्षा में कैसे नीतियों का निर्माण करते हैं। तो ये नीतियों का निर्माण करने का सारा काम किसका होता है, इन आईएएस अधिकारियों का होता है। यही आईएएस अधिकारी आगे जाके सचिव बनते हैं, बड़े पदों पर रहते हैं, और नीतियां जो आपके सामने आज के समय जो भी योजना देखते हो वो इन्हीं की देन होती है, इन्हीं का दिमाग होता है। तो यही होता है, ये परामर्श व विशेषज्ञता होती है इनको, जो सरकार में नीतियों निर्माण करने में सहायक भी होते हैं। संक्षेप में भारतीय सिविल सेवाएं एक मजबूत कुशल व निष्पक्ष प्रशासन की नींव होती हैं। तो जो सिविल सेवाएं होती हैं ये क्या, एक मजबूत व कुशल व निष्पक्ष प्रशासन, कि एक ऐसे प्रशासन का निर्माण हो जो निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कार्य करे।
साथ के साथ भारत के विकास व लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो इससे क्या हो, भारत का भी विकास और लोकतंत्र का भी विकास देखने को मिले, इसके लिए भी ये चीजें आवश्यक होती हैं। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। शिकायत निवारण तंत्र और सरकारी जो कर्मचारियों के आचार संहिता पर टिप्पणी कीजिए। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है शिकायत निवारण के अंदर। मान लो काफी बार नहीं देखते हो क्या आप, जैसे आपको छात्रवृत्ति पोर्टल होता है, अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप शिकायत के अंदर बनाए जाते हैं कुछ नंबर बनाए जाते हैं जिसपे आप कॉल कर सकते हो और अपनी शिकायत है वो दर्ज करा सकते हो, होता ना ऐसा। तो इसको शिकायत निवारण तंत्र बोला जाता है। क्या होता है शिकायत निवारण तंत्र वह प्रणाली है जिसके माध्यम से जनता की शिकायतों को सुना जाता है। तो ग्रीवेंस जो सेल होती हैं वो सेल होते हैं जिसमें क्या होता है, ये वो पूरा तंत्र होता है जिसके माध्यम से जनता को कैसी कैसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं इनको सुना जाता है, उन पर कार्य किया जाता है और उनका समाधान किया जाता है कि जो जनता जो जो उनके सामने समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को किस प्रकार से उनका समाधान किया जाए। यह एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र व सुशासन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक पूरा का पूरा तंत्र होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रभावी ढंग से जो लोगों की समस्याएं हैं उसको समाधान करने का प्रयास किया जाता है। उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य जनता की शिकायतों को जल्दी व निष्पक्ष तरीके से हल करना है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जनता के द्वारा जितनी भी शिकायतें होती हैं उनको सही ढंग से जल्द हल कर दी जाए। सबसे पहले प्रकार की बात करें CPGRMS, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग। तो सेंट्रल जो आपके केंद्रीय स्तर पे ये कोई एक ग्रीवेंस सेल है, शिकायत निवारण केंद्र है। ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर जनता अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। तो ये क्या, ये एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल होता है जहां पर क्या होती है, जनता की जितनी भी शिकायतें होती है इसको आप क्या कर सकती है, जनता अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकती है। अगला पोर्टल है लोकपाल व लोकायुक्त। यह भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सुनती है और उनकी जांच करती है। तो लोकापोल कौन होती है, मतलब देखो तो लोकपाल को आंदोलन चालू हो, यो क्यों है कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो थे लोकपाल लगा सको, जो क्यों है कि यो बेरोपाल जो कि उरे जो यो पैसों है सरकार की, मान लिया थार गांव में 5 लाख में मान लो कोई सड़क बनी, मान लो थे एक बार 5 लाख में बने तो क्या है, लेकिन 5 लाख रुपए उठाएगा, अब था लाख रहे और तो 3 लाख रुपए खर्च हुए, 2 लाख तो इन्हें बिना कटे गड़गप करेगा कठे न कठे, तो थे के कसको लोकपाल लगा उसको इस थाने पीसो कठे कठे खर्च हुए को पर क्या उसका पूरी जांच बैठ सके। अगला क्या होगा, आरटीआई। आरटीआई का नाम आपने काफी बार सुना होगा। आरटीआई इसमें क्या होता है, नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, जो नागरिक होते हैं उनको सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है कि भाई कट्ठे की तो पर पैसों खर्च हो रहे हैं, कट्ठे के हो रहा है, इन सब चीजों पर आपके सामने जो सरकारी विभाग होते हैं इनसे जानकारी प्राप्त करने का कार्य होता है। महत्व की बात करें, यह तंत्र जनता और सरकार के बीच में विश्वास बनाए रखता है। तो यह तंत्र क्या करता है, सरकार और जनता के बीच में क्या विश्वास बनाए रखने का कार्य करता है कि सरकार कैसे कार्य करती है और जनता किस प्रकार से कार्य करती है, इन सब चीजों के बीच में विश्वास बनाए रखने का ये कार्य होता है। और इसमें क्या होता है, सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। भाई ये ग्रीवांस शिकायत सेल होते हैं जब भ्रष्टाचार के बारे में लोकपाल हो, अगर कोई ने सूचना प्राप्त करनी है कि कोई विभाग में कठी वैकेंसी चल रही, कोई यूपीसो कठी खर्च हो रहे हैं, तो ये सब चीजें बताए रखने के लिए के रहे आपका सामने ये तंत्र बनाया जाए। सरकारी कर्मचारी के आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता और नियमों व दिशा निर्देशों का एक समूह होता है जो सरकारी कर्मचारियों के नैतिक व पेशेवर व्यवहार को नियंत्रित करता है। मतलब सरकारी कर्मचारियों का कोड ऑफ कंडक्ट क्यों है कि उन नियम व नियम कायदा जो सरकारी कर्मचारियों का नैतिक रूप से मानना चाहिए और पेशेवर व्यवहार करना चाहिए, मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी उनके तरीका से व्यवहार करना चाहिए, है ना, उन सब चीजों से संबंधित है। पहले वाले पॉइंट की बात करें, उद्देश्य। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को ईमानदारी, निष्पक्षता व जिम्मेदारी के साथ काम करना है। तो कोई भी जो सरकारी कर्मचारी लगा उनको ओथ लिखाई जाए, प्रतिज्ञा लिया जाए कि मैं भ्रष्टाचार कौन करूंगा, मेरा नियमा से कार्य करूंगा, यो काम करूंगा, यो काम करूंगा, करें तो एक ही को नहीं, लेकिन यह क्या है कि यह एक कोड ऑफ कंडक्ट है पूरा। इसका उद्देश्य क्या होता है, सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करे, निष्पक्षता से काम करे और जिम्मेदारी के साथ काम करने का प्रयास करे। तो यही है, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो उसकी ईमानदारी, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ जो काम करने के लिए उसको क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। निष्ठा और ईमानदारी की बात करें, कर्मचारियों को अपने काम के प्रति पूरे निष्ठा व ईमानदारी दिखानी चाहिए। तो इसमें प्रमुख बिंदु यही होते हैं कि कोई भी कर्मचारी होता है उसको अपना काम पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करना होता है, दिखानी होती है। इसके लिए उसको क्या दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है।
राजनीतिक तटस्थता, वो किसी भी राजनीतिक पक्ष में काम कौन करे, तो वही कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, वो कोई भी पार्टी के पक्ष को ले सको तो थाने में भी रहे, अगर पक्ष ले लो जाओ तो क्या होगी, कानूनी कार्रवाई की जाए। क्यों? अगर वो भाई किसी पार्टी का अगर पक्ष लेता रहेगा तो जनता के कभी नहीं सुनेगा, समझ में आ गई, दूसरी पार्टी आ गई तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो यही है, उसको राजनीतिक रूप से तटस्थ होगा, उसको ये चीज समझनी होगी, सरकारी आएंगी सरकार जाएंगी, हमारा काम क्या है, हमारा काम है सरकारी, हम सरकारी कर्मचारी, हमारा काम, हमारा जो पद है उसके अनुरूप जो हमें कार्य करना है वो हमारा कर्तव्य है। निजी हित व सार्वजनिक हित, वह अपने निजी हितों और को सार्वजनिक हितों से ऊपर नहीं रखेगा, तो वो क्या करेगा, उसके जो खुद के हक हैं उनको क्या है, निजी हितों को सार्वजनिक हितों से ऊपर नहीं रखेगा। मतलब जो उसको कर्तव्य, मान लो कि एक पुलिस में कोई अधिकारी है और उनको बेटो चोरी, उनको बेटो कोई कोई मामला फंस गो, तो वो क्या करो, वो तो भाई ऐसा ही है, वो क्या आपका बेटा बचाओगे, नहीं बचाना चाहिए। क्यों? यो को निजी हक है, निजी हक की बजाय सार्वजनिक हक है कि भाई को बेटो अगर गलती करिए तो कानून का दायरा जो गलती में जो सजा है वो उन्हें भुगतनी चाहिए। तो यही है, वो अपनी निजी हित के बजाय किसका हित रखेगा, समाज का या सार्वजनिक हित है उनको ऊपर रखने का कार्य करेगा। अगला क्या, उपहार स्वीकार नहीं करना, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी प्रकार का जो आपके सामने उपहार है उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, कोई भी प्रकार का जो पद है, भाई कोई बड़ा पद पर अधिकारी विभिन्न थाने अलग अलग प्रकार का उपहार मिली, उपहार तो क्या मिल रहा है, मान लो कि नीचे की टेबल का नीचे की कोई थोड़ी बहुत चीज मिल जाए, समझ में आ गई, ताकि वो उनका फेवर में काम कर दी, तो उन सब चीजों को वो क्या करेगा, उनको स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेगा। महत्व की बात करें, आचार संहिता सरकारी कर्मचारियों के लिए नैतिक मार्गदर्शन का प्रदान करती हैं। तो जो आचार संहिता होती है वो क्या करती है, आपके सामने जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए नैतिक मार्गदर्शन करने का कार्य करती हैं। तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको नैतिक रूप से चीजों को बताने का कार्य करती है। प्रशासन में उच्च मानकों को बनाए रखने में मदद करती है, साथ के साथ जो प्रशासन होते हैं उसमें उनके जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको हाई रखने में भी मदद करती है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। सुशासन हेतु भारत में अपनाए गए उपकरणों, रणनीतियों और पहलों पर चर्चा कीजिए। तो सुरक्षा के लिए भारत में जो सुशासन होता है, अच्छे से शासन करना, सरकार अच्छे से चले, लोगों की भलाई के लिए कार्य हो, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के जो उपकरणों को अपनाया गया, अलग अलग प्रकार की जो रणनीतियों को अपनाया गया, उन पर अपने को क्या करनी है, चर्चा करनी है। भारत में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण उपकरण व रणनीतियों को और पहले अपनाई गई। तो भारत में जो सुशासन हो गई, बढ़िया प्रशासन चलाने के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो उपकरण हैं, रणनीतियां हैं, उनको अपनाया गया। उसमें से प्रमुख कौन सी है? सबसे पहले है सूचना का अधिकार करना, राइट टू एक्ट, आपके सामने आरटीआई का अधिकार 2005। उपकरण, आरटीआई एक कानूनी उपकरण है जो नागरिकों को सरकारी विभाग से जानकारी प्रदान करता है। तो ये अलग अलग प्रकार का एक्ट, सरकारी नियम बनाया गया जिससे कि जनता ने फायदा मिले। तो आरटीआई क्या था, एक ऐसा कानूनी उपकरण है जिससे क्या है, नागरिक क्या कर सकते हैं, सरकारी विभाग से जानकारी निकाल सकते हैं। तो पहले मान लो कि कोई भी ग्राम सेवक है करते है ना, उन्हें कर देता साहब या सड़क बनी, कट्ठे रुपये खर्च हो, तो वो आनाकानी कर देते कि भाई ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, आप तहसीलदार से पूछे, तहसीलदार आदि मिलते ही नहीं, समझ में आ गई। तो बेरे कुन पार्टों के रुपये खर्च हो रहे हो कट्ठे जनता को, तो एक लिए अधिनियम बनाया गया आरटीआई को अधिक अधिनियम, इनके राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत क्या होता है, 2005 में लागू हुआ, नागरिकों को सरकारी विभाग से जानकारी, मतलब कोई भी विभाग में कट्ठे के गड़बड़ हो रही है, कोई भी चीज है वो उससे पूछो जा सकता है। ये सरकार में पारदर्शिता लाता है। तो सरकार का जो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा, वो कहां पर कैसे खर्च हो रहा है, कर्मचारी सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। साथ के साथ भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करता है। और इससे क्यों हो भाई, लोग डर है कि आरटीआई लाग जाएगी तो क्यों जगो, अपना ने परेशानी को सामना करने मिलेगा। तो यही है, ये भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद करता है। अगला क्या, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक इंटरनेट व मोबाइल फोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पहुंचाने की एक रणनीति है। तो ई गवर्नेंस क्या होती है? ई गवर्नेंस सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक इंटरनेट व मोबाइल फोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पहुंचाने की पहुंच है। तो आजकल अलग पोर्टल पे घर बैठे मोबाइल में घर बैठे फॉर्म भर दो हो, समझ में आ गई, छात्रवृत्ति फॉर्म घर बैठे भर सको। तो ये जो अलग अलग प्रकार का पोर्टल है, किसान सम्मान निधि अवत डायरेक्ट राज्य है,
है ना। और था कोई गुरुद्वारे निकालने वो भी ऑनलाइन क्लास को हो, कोई भी चीज है बात है ऑनलाइन घर बैठा कर सको हो। इनके कह जा ई गवर्नेंस का नाम से जानीता है। महत्व की बात करें सेवाएं अधिक कुशल तेज और पारदर्शी होती हैं। तो जो ई गवर्नेंस आपको दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जनता की पहुंच बन गई है, ये क्या तेज और पारदर्शी होती है, मतलब इसमें आसानी से लोगों हर व्यक्ति तक आपकी पहुंच बनती है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र व पासपोर्ट का आवेदन करना। तो इसमें क्या थे जैसे कि ऑनलाइन आपने घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, है ना। पासपोर्ट के लिए आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया। तो यही है ई गवर्नेंस के माध्यम के आप बहुत आसानी से लोगों तक आपकी पहुंच बन जाती है। घर बैठे आप क्या कर सकते हो, अपने जन्म प्रमाण पत्र हो गए, पासपोर्ट हो गए, इनको आप आवेदन कर सकते हो। नागरिकों का घोषणा पत्र करना, यह एक लिखित दस्तावेज होता है जो किसी सरकारी विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, मानक व समय सीमाओं और शिकायत निवारण प्रणालियों को बताता है। तो नागरिक घोषणा पत्र क्या होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें क्या होते हैं सरकारी विभाग के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं व मानक समय सीमाओं और शिकायत निवारण प्रणाली को बताता है। तो क्या बताता है कि जो सरकारी विभाग है वो कौन सी प्रकार की सेवा दे रहे हो, जब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन सी सेवा चल रही है, खाद्य विभाग के द्वारा कौन सी चल रही है, नगर पालिका विभाग के द्वारा कौन सी जो सेवा चल रही है। तो जो कौन सी सेवा चल रही है वह कितना समय तक होंगी और उनमें कौन सी शिकायत आ रही है और उनको कया कया निवारण करेगा, हर सब चीजा ने बताई जाए कि अंदर नागरिक घोषणा पत्र के अंदर ये सारी चीजा बताई जाए। महत्व की बात करें ये जनता को यह बताता है कि वे सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। तो ये जो आपके सामने जो ये क्या बताने काम करता है कि सरकार से वो लोग हैं वो किस चीज की उम्मीद रखते हैं इसके बारे में बताता है और सरकार की जवाबदेही तय करने का कार्य करता है। तो घोषणा पत्र को यही काम हुआ है कि वह सरकार से क्या उम्मीद रखा है और सरकार की क्या उनका प्रति जवाबदेही, इन सब चीजों को ध्यान रखने को कार्य है। लोकपाल व लोकायुक्त, लोकपाल केंद्र सरकार में, लोकायुक्त राज्य सरकार में भ्रष्टाचार व शिकायतों को सुनने के लिए होता है। तो लोकपाल व लोकायुक्त कौन होता है, लोकपाल केंद्र सरकार में, लोकायुक्त राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार व शिकायतों को सुनने व उनकी जांच करने के थे। तो सरकार में कोई भी सरकारों को पिस्सों कट्ठे खर्च हो रहे हैं, भ्रष्टाचार को पिस्सों कट्ठे लाग रहे हैं, तो हर सब चीजें ना सुनन को और उनको जांच करने को कार्य की को है लोकपाल व लोकायुक्त को कार्य हुआ है। महत्व की बात करें सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो एक का है सरकार में जो भी अधिकारी होते हैं उनके अंदर उन भ्रष्टाचार कम करने के लिए क्या एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें डिजिटल इंडिया पहल की बात करें, यह भारत सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम है। तो डिजिटल इंडिया पहल है, डिजिटल इंडिया इंसेंटिव क्या है, ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या होता है भारत को डिजिटली रूप से सशक्त बनाना। तो इसका कार्य यही है कि डिजिटली रूप से सशक्त रहें, सशक्त भारत का निर्माण हो और अर्थव्यवस्था को बदला जाए। यह ई गवर्नेंस ऑनलाइन सेवाएं व डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है। तो डिजिटल इंडिया क्या करती है, ई गवर्नेंस को बढ़ाने का कार्य करती है, ऑनलाइन सेवाएं व डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने का कार्य करती हैं, जिससे क्या सरकार और जनता के बीच में दूरियां हैं वो कम होती हैं। तो इससे क्या होती है सरकार व जनता के बीच में भी दूरियां धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। इन सभी पहलुओं व रणनीतियों का बीच में भारत में सुशासन मजबूत होता है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो नीतियां, अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने नियमों का निर्माण किया गया है, इससे क्या होता है आपके सामने सुशासन है वो लागू देखने को मिलता है। तो यह आपके सामने जो पूरा पेपर था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इससे संबंधित मैंने आपको करवा दिया है। धन्यवाद।